नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अंशिका एजुकेशन पे। दोस्तों आज है 29 अगस्त। आज हम लोग करेंगे 29 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। आप इस करेंट अफेयर्स का वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस करेंट अफेयर का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट के सवाल भी पूछे जाएंगे। आप इन 5 सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इससे आपका प्रैक्टिस होगा और आप जब परीक्षा में जाइएगा तो सभी सवालों का हल करने में सक्षम रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कल पूछे गए टेस्ट के सवालों से। पहला सवाल पूछा गया था, WHO की नई घोषणा के अनुसार कौन सा महाद्वीप पूर्णतः पोलियो मुक्त हो गया है? तो कौन सा महाद्वीप पूर्णतः पोलियो मुक्त हो गया है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। ऑप्शन ए सही जवाब था। दूसरा सवाल था, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान के साथ की है। तीसरा सवाल था, टाटा समूह ने उपभोक्ता उत्पादों को एक साथ जोड़ने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का क्या नाम था? इस ऐप का नाम था ऑप्शन सी, सुपर ऐप। और चौथा सवाल था, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन ए सही जवाब था। और पांचवा सवाल था, पुस्तक हु पेंटेड माई लास्ट रेड किसकी रचना है? तो पुस्तक किसकी रचना है? यह पुस्तक है श्री अय्यर की रचना। ऑप्शन ए सही जवाब था। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स पहले प्रश्न से। पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा आभासी रूप से 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोविड-19 के कारण अभी सभी सम्मेलन वर्चुअली या आभासी रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। तो इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब है। इस सम्मेलन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय ने भी इसमें सहयोग दिया है। इस सम्मेलन के आयोजन में शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी जनजाति अंडमान में नहीं पाई जाती है? तो इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान में नहीं पाई जाती है? तो काबुई जनजाति अंडमान में नहीं पाई जाती है, यह मणिपुर में पाई जाती है। तो अभी अंडमान की जनजाति क्यों चर्चा में है? क्योंकि अंडमान की ग्रेट अंडमानी जनजाति में कोरोना के मरीज पाए गए हैं, तो जिस वजह से यह जनजाति चर्चा में बनी हुई है, ग्रेट अंडमानी। तो ठीक है। और कौन कौन वहाँ की जनजाति हैं अंडमान की? अगर बात की जाए तो ग्रेट अंडमानी हो गया, ओंगो, जारवा, सेंटलिन, ठीक है, सेंटनेली और साम्पेन पूछे भी जाते हैं बहुत बार, साम्पेन और निकोबारी। टोटल 6 जनजाति अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो ग्रेट अंडमानी हो गए, ओंगो, जारवा, सेंटलिन और सैम्पेन, और एक हो गई निकोबारी। अगला सवाल देखिए, शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। यह किस देश के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे? तो यह किस देश के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे? ये थे जापान के प्रधानमंत्री। इन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। चौथा सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल कराने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? तो किस राज्य ने एक राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है राज्य की 6ठी अनुसूची में शामिल कराने के लिए? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया है ताकि वह अपने राज्य की जनजातीय समुदाय की पहचान को बनाए रखे और उसे आरक्षित करके रख सके। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू। ठीक है।
पेमा खांडू वहाँ के सीएम है। छठी अनुसूची किससे संबंधित है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित है। तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं छठी अनुसूची में? असम, नोट कर लीजिए आप लोग। यह सवाल पूछा जाता है कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं या नहीं है। तो असम, उसी के नीचे मेघालय है, ठीक है, फिर मिजोरम और त्रिपुरा। तो आपको कैसे याद रखना है? ये पूर्वोत्तर भारत का नक्शा कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर अरुणाचल है, ठीक है, और इसके अंदर में ये असम है, यहाँ पर मेघालय, यहाँ त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम। तो दो राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं और यहाँ दो राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय। 5वां सवाल, भारत किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन तंत्र के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए एक नया व्यापार संपर्क मार्ग खोलने का निर्णय लिया है? तो किस देश के साथ भारत एक नया व्यापार मार्ग खोलने की बात कर रहा है जल परिवहन के लिए? जल परिवहन व्यापार मार्ग यह है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ यह ऐसा करने का विचार भारत कर रहा है। इससे पहले भारत बांग्लादेश का मोंगला और चट्टोग्राम बंदरगाह का भी इस्तेमाल करता है। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज रेल के इंजन भी दिए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, जहां बिम्स्टेक का मुख्यालय भी है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक का आयोजन वर्चुअल किया गया? तो मैंने अभी आपको सभी बताया पहले सवाल में भी कि सारे बैठकों का आयोजन अभी वर्चुअली रूप से किया जा रहा है। तो सवाल वर्चुअल से ही पूछे जाएंगे। तो किसने की अध्यक्षता? ये भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक का तो ये किए हैं विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। इनके साथ वियतनाम के विदेश मंत्री कौन है जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की? तो उनका नाम है फाम बिन मिन। फाम बिन मिन उनका नाम है वियतनाम के विदेश मंत्री का। यह बैठक किस पर आयोजित की गई थी? तो यह बैठक थी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर। तो इन मुद्दों पर यह बैठक का आयोजन किया गया था। अगला सवाल देखिए, 7वां प्रश्न है, आरबीआई ने 2020-21 के लिए भारत की विकास दर का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान आरबीआई ने लगाया है? ये लगाया है -4.45, माइनस में 4.45, अर्थात विकास दर माइनस में रहने की उम्मीद है, अर्थात घाटा होगा ज़्यादा। तो ये कितना हो गया? -4.5। अगर वैश्विक विकास दर की बात की जाए तो वैश्विक विकास दर का कितना अनुमान लगाया है आरबीआई ने? ये लगाया है आरबीआई ने कि -6% से -7.6% पर रहने की उम्मीद है वैश्विक विकास दर। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और रेपो रेट क्या है? 4%। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए? तो 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? इससे पहले ये 500 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे हाल ही में। तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन। अभी हाल ही में इन्होंने 500 विकेट लिया था और यह 600 विकेट लेने वाले पहले भी खिलाड़ी बन गए जो टेस्ट विकेट में तेज गेंदबाज हैं। तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन, ठीक है। यदि 600 विकेट और या उससे अधिक लेने वाले खिलाड़ियों की बात की जाए तो 600 में कौन कौन शामिल होते हैं? मुथैया मुरलीधरन या श्रीलंका के हैं, इन्होंने 800 विकेट लिया है। सीन वार्न ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 708 विकेट लिए हुए हैं।
3 नहीं 708 विकेट लिए हैं। और भारत के अनिल कुंबले, इन्होंने 600 कुछ विकेट लिए हैं, इनके भी 610 या 13 विकेट, 613 विकेट है, 613 विकेट इन्होंने लिए हैं। तो ये तीनों लेकिन स्पिन गेंदबाज हैं, तीनों स्पिन गेंदबाज हैं। और यह पहले तेज गेंदबाज है जिन्होंने 600 विकेट हासिल किया है। तो इनका नाम हो गया जेम्स एंडरसन। यह कहाँ के हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी है। 9वां सवाल देखिए, कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए किस राज्य ने चेज द वायरस नामक नई रणनीति बनाई है? तो चेज द वायरस नामक नई रणनीति किस राज्य ने ये बनाई है? ये बनाया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने यह रणनीति बनाई है कोरोना वायरस को तोड़ने के लिए, चेज द वायरस। सीएम कौन है वहाँ के? सीएम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो ये चेज द वायरस नामक रणनीति महाराष्ट्र ने बनाई है। इसी तरह की रणनीति बनाई थी मध्य प्रदेश ने, एक मास्क अनेक जिंदगी। अभी महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक पहली किसान रेल का भी आयोजन किया गया। बीएसएनएल ने पहला भारत एयर फाइबर सेवाओं का भी उद्घाटन महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र की एक लोनार झील है जिसका कि पानी गुलाबी हो गया था। तो ये सब आपको याद रखना है। 10वां सवाल देखिए, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहला शहीद दिवस मनाया? तो ये किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहला शहीद दिवस मनाया है? तो ये मनाया है लद्दाख ने यह शहीद दिवस मनाया है। यह दिवस 27 अगस्त को मनाया गया। 27 अगस्त को यह दिवस मनाया गया है। ठीक है, यह दिवस किन की स्मृति में मनाया गया है? तो यह दिवस लोबजोंग सेंडोस और तासी आंगचुक के बलिदान को याद करने के लिए यह दिवस मनाया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर अर्थात राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं, लद्दाख के फर्स्ट उपराज्यपाल। और जम्मू कश्मीर के कौन है उपराज्यपाल? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा या दूसरे उपराज्यपाल हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। यह दोनों केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? 31 अक्टूबर को यह दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। अगला सवाल देखिए, पास्कल लिसोवा जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो पास्कल लिसोवा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये कांगो के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला सवाल है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी शगुन गिफ्ट इन इंश्योरेंस लॉन्च की है? तो किस जनरल इंश्योरेंस ने यह लॉन्च किया? यह एसबीआई ने लॉन्च की है। अभी एसबीआई के नए एमडी भी कौन बने थे? प्रबंध निदेशक बने थे अश्वनी भाटिया। अगला सवाल देखिए, लंदन में आयोजित माइंड मास्टर ओलंपियाड 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तो माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020, तो इसमें पहला भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है नीलकंठ भानु प्रकाश ने। इन्होंने ओलंपियाड में पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। अगला सवाल है, नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो निर्यात तत्परता सूचकांक में किस राज्य ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? ये गुजरात ने सर्वोच्च स्थान हासिल कर लिया है। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु। ठीक है, अब इसमें कुछ हम लोग अन्य चीज़ों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम से संबंधित हो सकते हैं या पूछे जा सकते हैं जरूर। तो तटीय राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा है? तटीय राज्यों में गुजरात रहा है शीर्ष पर। आपको बस एक याद रखना है, कौन फर्स्ट आया है। तो तटीय राज्य पर गुजरात। यदि भू आबद्ध राज्य जो भूमि से घिरा हुआ है, तो भू आबद्ध राज्यों में शीर्ष पर रहा है राजस्थान। नोट कर लीजिए आप लोग जरूर। ठीक है,
2 हो गया। हिमालय राज्यों में कौन शीर्ष पर आया है? तो हिमालय राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है त्रिपुरा। ये आपको इसमें याद रखना होगा क्योंकि पूछा जा सकता है। और तीसरे स्थान पर हिमालय राज्यों में रहा है हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर रहा है दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर दिल्ली रहा है। ठीक है, अब आते हैं इस सूचकांक की बात करते हैं। तो सूचकांक में कितने पैरामीटर हैं? 4 पैरामीटर पर यह सूचकांक तैयार किया गया है। 4 पैरामीटर में पहला क्या है? नीति अर्थात पॉलिसी पहला पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर है व्यवसाय पारितंत्र अर्थात बिजनेस इकोसिस्टम। बिजनेस इकोसिस्टम ये दूसरा है पैरामीटर। तीसरे पैरामीटर की बात करें तो तीसरा है निर्यात पैरामीटर, निर्यात पारितंत्र अर्थात एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। और चौथा पैरामीटर है निर्यात निष्पादन, निर्यात निष्पादन, निष्पादन। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो कुल 4 पैरामीटर पर ये सूचकांक को तैयार किया गया है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष राजीव कुमार। और एक राजीव कुमार अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त भी बने हैं, तो वो राजीव कुमार अलग हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए नरेंद्र मोदी। तो आज के करंट अफेयर्स इतना ही। आज आप करते हैं आज के टेस्ट के सवाल, जो 5 टेस्ट के सवाल हैं। इसका जवाब आप आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो जवाब आप जरूर दीजिए। पहला सवाल देखिए, किस केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना करने की घोषणा की है? तो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा सवाल है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तीसरा सवाल है, सीईटी स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। चौथा सवाल है, ग्रैंडमा बैग ऑफ स्टोरीज किसकी रचना है? जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और पांचवा सवाल है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अब अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।